ऑमनिसेंट है, SCE को ही मिलाकर ऑमनिसेंट है। हाँ, तो क्लियर, स्टार्ट करें। हम ये PYQs क्यों कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जिससे कि पहली चीज तो आपको समझ में आए कि पेपर आता कैसा है, पहला। दूसरा, इसके अप्रोचेस सीखेंगे कि भाई आपको क्वेश्चन पेपर को देखना कैसे। तीसरा, जो आप पढ़ चुके हो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो आता भी है या नहीं आता। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे घबराना नहीं है कि हमने अभी पढ़ा नहीं, और जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आना है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको घबराना नहीं है, समझाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सभी लोग अपनी रफ कॉपी में, किसी भी कॉपी में, अपने ब्लैंक पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, पूरा लिखना नहीं है, क्योंकि आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर। इसका मतलब है किसी भाग में एरर है, जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए, यदि उनमें कोई एरर नहीं है तो चौथा वाला लगाना है। तो सभी को क्लियर है? चलिए, बोलना सबको, करना सबको है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टिसिपेशन सबको करना है भरपूर तरीके से। वी हैव डन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नॉट? हैव वी डन? कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको ना हो तो रेफरेंस के लिए आप अपनी मेन जो कॉपी है ना वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपको मैं बता देता हूँ, आई थिंक ये आ नंबर दा नंबर करके आपने 10 12 15 नंबर रूल पे होगा, इट मे बी। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज हेल्पिंग अस टू अरेज फंड्स फॉर द चैरिटेबल इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी डू? हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि कभी भी सबसे पहले मार्किंग होनी चाहिए। अंडरस्टूड? मैंने एक नियम आपको बताया था कि अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। और एक मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ, द ग्रेट मैनी, द गुड मैनी और द वैरायटी ऑफ। ये मैंने आपको बताया था। जब दा लगता है तो उसके वाले जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होते हैं वो सिंगुलर, और जो आ लगता है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होते हैं प्लूरल। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो ये सब हम चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं सभी? सभी अपनी जो अपनी फेयर कॉपी है उस फेयर कॉपी से आप देखकर रूल का रेफरेंस ले सकते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है अपन को, है ना? तो वो तो ठीक है, लेकिन हाउ टू राइट इट? किसमें ऑप्शन लिखे? अरे एक क्वेश्चन को बांट दिया बेटा। किसका था क्या? तो अरे दिख तो रहा है कम से कम। हो गया है ना? चलिए, तो सबसे पहले देखो, आ नंबर ऑफ, ये आपकी किस पोजीशन पर आता है? ये कौन हो गई आपकी? हेल्पिंग। ये कौन हो गई? ये कौन हो गया? मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव होता है तो नाउन बन जाता है। नाउन कहाँ कहाँ आता है? 2 जगह, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्वियसली ये पीछे आ रहा है, तो कौन हो गया? ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद अगर फंड्स देखेंगे तो ऑब्जेक्ट 3, और फॉर द चैरिटेबल इवेंट हो गया ऑब्जेक्ट 4। यहां से हो जाएगा। ओके, तो एक बार और देख लो, ये समझ में आया होगा। अब हमने ये देखा हुआ है कि जब कभी भी ए आता है, अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, ये सभी को क्लियर है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अपनी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पर इज आ रहा है, ऑब्वियसली क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। मतलब इज हेल्पिंग नहीं आकर क्या आना चाहिए था? आर हेल्पिंग। तो सही आंसर जो होगा वो अपना कौन होगा? यही अपना क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मैं बता रहा हूँ। डन है सभी को? चलिए, अब इसका क्या कैंसिल? ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी एक मुहावरा दिया हुआ है, वो मुहावरे का आपको सही अर्थ देना है। कुल मिला के बात है, जो मुहावरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इडियम का मतलब होता है मुहावरा। मुहावरे और कहावतें आपने हिंदी में सुनी होंगी, तो ये वही है, बस इससे मिलता जुलता अर्थ आपको देना है। पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ, टू लीव समवन इन द लर्च, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो टू लीव समवन इन द लर्च का मतलब होता है किसी को मुसीबत में छोड़ देना जब आपकी जरूरत थी।
जैसे मान लीजिए आपको कहीं जरूरत थी किसी दोस्त की या किसी की, और उसने उसी एंड मौके पर आपका साथ छोड़ दिया, यानी इसे अगर सरल शब्दों में कहूं तो किसी को मुसीबत में छोड़कर चले जाना। टू लीव यानी छोड़ना, समवन किसी को, इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत। जो LURCH लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लर्च वर्ड से समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या है, तो लर्च LURCH लर्च का मतलब होता है मुसीबत। ऐसी स्थिति में जब आपको उसको आपकी जरूरत थी या आपको किसी की जरूरत थी, तो मुसीबत में छोड़कर चले जाना साधारण सा इसका अर्थ है। ठीक है, अब मुसीबत में छोड़ने को आप कहते हैं इंग्लिश में, यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहां रुकूंगा नहीं क्योंकि किसी मुसीबत में छोड़ना, मुसीबत में छोड़ना। अब इसका मतलब तो मुसीबत में छोड़ना है। अब ऑप्शन चेक करें, टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट का मतलब है आराम करना, टू टेक रेस्ट आराम करना। मैं सिर्फ हिंदी मीन बता रहा हूं, आप सही गलत खुद बताइएगा, है ना। टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल यानी कोई कीमती चीज चुराना, कीमती चीज चुराना, कीमती चीज चुराना, ठीक है, कीमती चीज चुराना। उसके बाद टू पुट समवन एट ईज, किसी को कंफर्टेबल फील कराना, यानी किसी को आप आरामदायक फील कराने कि आप घबराओ नहीं, चिंता मत करो, आराम से रहो, यानी किसी को कंफर्टेबल फील कराना, कंफर्टेबल फील कराना। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो टू पुट समवन का मतलब है किसी को ऐसी स्थिति प्रोवाइड करना जो एट ईज, स्टैंड एट ईज सुना है आपने, अटेंशन स्टैंड एट ईज, जो स्टैंड इट ईज ही नहीं, इट ईज नहीं होता, वो एट ईज होता है। एट ईज का मतलब होता है विश्राम, ठीक है। तो इस पूरे ईडियम का मतलब होता है किसी को आप क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं, तो कंफर्टेबल फील कराना। और टू डेजर्ट, अच्छा आपको मैं बता देता हूँ ये डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, है ना, मरुस्थल होता है, ये बात तो क्लियर है, ये मिल जाएगा कि नहीं। ठीक, तो आपने देखा होगा डेजर्ट यानी मरुस्थल, मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वीरान होता है ऑब्वियसली, यानी अर्बन या रूरल एरिया में आप देखेंगे घास वगैरह या फिर कोई लोग रह रहे हैं या हलचल है, सभी लोग हैं, लेकिन मरुस्थल में इवन जीव जंतु तक नहीं रहते, तो वो क्या है, अलग थलग होना, अलग थलग होना। तो यहाँ डेजर्ट का मतलब है छोड़ना, एक डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, और एक डेजर्ट का मतलब जब वर्ब के तौर पर वर्ब आता है ना, तो इसका मतलब होता है किसी को छोड़ देना, त्याग देना। टू डेजर्ट समवन, किसी को छोड़ देना, इन हिज डिफिकल्टीज, उसको उसकी मुसीबत में। तो भाई सही आंसर क्या होगा, डी। क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है टू लीव समवन इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में छोड़ना, टू टेक रेस्ट आराम करना, टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल यानी कीमती चीज चुराना, या पुट समवन एट ईज यानी किसी को कंफर्टेबल फील कराना, या डेजर्ट का मतलब मैंने आपको बताया वर्ब के तौर पर होता है छोड़ना, और एज अ नाउन के तौर पर होता है मरुस्थल। लेकिन यहाँ पर टू के बाद ये जो भी आएगा वो वर्ब ही होगा ऑब्वियसली, तो समवन किसी को उसकी मुसीबत में छोड़ देना है, बुरे हाल में छोड़ देना। तो क्या होना चाहिए आंसर अपना, डी। क्लियर है सभी को, चल। क्वेश्चन नंबर 3 अपना देखेंगे अपन, देखो लिखा हुआ है द रिव्यू ऑफिसर अर्ज्ड हिज असिस्टेंट ब्लैंक, अपन को यहाँ फिलर के तौर पर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, फिलर के तौर पर दिया हुआ है और लिखा हुआ है एंड फॉलो हिज डायरेक्शंस केयरफुली, एंड फॉलो हिज डायरेक्शंस केयरफुली। पहला तो मैंने आपको ये बताया है, कुछ ध्यान हो। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा पेन वैन चूज करने तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको कुछ बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बात क्लियर है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट है, उसके बाद कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा आपके मेन वर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये मैंने आपको क्लियर किया।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट और एक से ज्यादा मेन वर्ब रखते हैं तो ज्यादातर केसेस में एंड से उसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब समझना स्ट्रक्चर को लेकर। स्ट्रक्चर क्या कहता है, द रिव्यू ऑफिसर क्या है। सबसे पहले ना स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी होता है। रिव्यू ऑफिसर कौन हो गया, अब ये अर्ज्ड लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं ये अर्ज्ड क्या है। अर्ज एक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है अर्ज्ड, थर्ड फॉर्म होती है अर्ज्ड, ठीक है, फोर्थ होती है अर्जिंग एंड फिफ्थ होती है अर्जेस। अब ये अर्ज का मतलब होता है किसी को कोई चीज बलपूर्वक कहना। बलपूर्वक मतलब जोर देकर कहना, है ना। मैंने कहा कि भाई आप लोगों के नोट्स ना कंप्लीट हो ही जाने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। अब ये थोड़ा सा बल देकर मैं कह रहा हूं, जोर देकर कह रहा हूं। अब जोर देकर भले आप रिक्वेस्ट करें या जोर देकर भले आप ऑर्डर दें, बट अगर किसी बात को आप जोर देकर कहते हैं तो उसे आप या फोर्सफुली ऐसा नहीं कहते, आप उसे क्या कहते हैं, अर्ज। अर्ज का मतलब है जोर देकर कहना, किसी बात को जोर देकर कहना। तो यहाँ अर्ज का मतलब है जोर देकर कहना, है ना। अर्ज जोर देकर कहा, और अर्ज ये भी जो थर्ड फॉर्म के फॉर्म में आ जाती है। तो ये अपनी कौन सी फॉर्म आ गई बेटा, सेकंड। क्लियर है। हिज, अब यहां पर मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब वगैरह समथिंग नहीं आती तो मेन वर्ब आ जाती है V2I। ये अपना कौन सा है, प्रोनाउन है, बताया था मैंने आपको। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करेंगे, हिज असिस्टेंट दिया हुआ, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर दैट, यहां पर उसने उसका असिस्टेंट बताया हुआ है, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब असिस्टेंट को उन्होंने क्या कहा है, द रिव्यू ऑफिसर अर्ज्ड हिज असिस्टेंट, उन्होंने अपने असिस्टेंट को जोर देकर क्या कहा, मतलब जोर देकर कुछ कहा होगा, क्या कहा। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, जरूरी नहीं दो सेंटेंसेस को जोड़ता हो, तो मेन वर्ब को भी तो जोड़ सकता है ना। फॉलो यहाँ कौन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज डायरेक्शंस केयरफुली, तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब सुनिएगा, यहां से यहां तक एक सेंटेंस था, फिर यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, बट मैंने आपको बताया मेन वर्ब से। क्या मेन वर्ब से दूसरा सेंटेंस शुरू हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इट्स ओके, बट यहां कौन सी वर्ब आएगी, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर सुनिएगा, अगर यहां पर टू से संबंधित आ रहे हैं चीजें, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं ध्यान रखना। असिस्टेंट को उन्होंने क्या कहा है, अगर टू से संबंधित है तो ये मेरा वादा है आपसे, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, फर्स्ट। अच्छा, क्या सर टू के बाद कभी आईएनजी आएगा, तो ऑब्वियसली बीइंग तो कभी भी नहीं आता। हाँ आता है टू के साथ आईएनजी फॉर्म, लेकिन बीइंग नहीं आता कभी भी। टू बीइंग नहीं आता, टू बी होता है, लेकिन बीइंग कभी नहीं आता। तो फर्स्ट थिंग ये वाला तो चीज कैंसिल है। अब हम देखें, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि टू के पहले, टू के बाद आना सही चीज हो सकती है क्या, हाँ ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है टू के पहले भी आ जाए, तो ये स्ट्रक्चर कभी नहीं होता, होता ही नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए टू बीइंग होगा क्या, नहीं, तो ये तो होगा नहीं। टू बी हो सकता है क्या, हाँ चेक कर लेते हैं, क्या टू के पहले बी या बी की कोई फॉर्म आई, नहीं। टू हैव, एक बात ध्यान रखना, टू के साथ हैव का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो सही आंसर कौन होगा अपना, टू बी पंक्चुअल। समझ में आया, ये एक तरीका था एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका टू बी पंक्चुअल। टू हैव इसलिए क्योंकि वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है, ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी। अब एग्जैक्टली ना मैं आपको बता देता हूं कहां लिखा हुआ है, ओके जस्ट अ मोमेंट, इधर देखेंगे, ये अपना क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस है ना, इसका पैसिव वॉइस देखना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान देंगे। अपन ये जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है, एंड उसके बाद ये जो हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और जो ये डिस्टर्बिंग है अपनी कौन है, V1 प्लस, और उसके बाद जो ये है वो अपनी कौन है। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने वॉइस नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, शायद आप इजीली कर पाओ। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो,
जिसमें सब्जेक्ट आए, फिर कौन आए, इज। ये सिर्फ देखना है आपको, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। V1 प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते कैसे हैं, पैसिव ऐसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं और सब्जेक्ट को बाय के साथ पीछे ले आते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, ऑब्जेक्ट, और ये जाएगा पीछे, और हेल्पिंग वर्ब जो भी है ना बेटा वो लिखना है, यानी इज एम आर है तो इज एम आर ही होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ ING वाला है ना, तो इसके साथ बीइंग ING लगता है, और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। और जो सब्जेक्ट है ना, वर्ब के बाद हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय आएगा, और बाय के बाद कौन आता है अपना। चलो अब मैं आपको ऐसे तरीके नहीं करेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। अब समझना, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमें आगे देखना है और सब्जेक्ट पीछे देखना है। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप क्वेश्चन में समझ लीजिए कि अगर आगे वाला सब्जेक्ट है और पीछे वाला ऑब्जेक्ट, क्लियर है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आगे आएगा। अब समझे, मी जब आगे आएगा तो आए होना चाहिए। अब हम चारों में चेक करेंगे कि मी का आए किस किस में है, और जिसमें नहीं होगा उसे हम काट देंगे। इसमें आए है तो मतलब ये सही हो सकता है, इसमें भी आए है, इसमें भी आए है और इसमें भी आए है, डन। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आए के साथ मैंने क्या बोला, आए तो है, इज आना चाहिए, एम आना चाहिए, आर। तो आए के हिसाब से तो एम आना चाहिए, हाँ या ना। तो भाई इसमें एम है क्या, ये गलत, इसमें एम है, हो सकता है सही हो, ठीक है। इसमें एम है क्या, इसमें एम है, अब ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें पता है इस एम आर के बाद कौन आता है, बी। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं जिन्हें चेक करना है। अब एम के बाद बीइंग किस में है, इसमें, क्या इसमें भी है क्या, नहीं, मतलब ये भी, तो आंसर कौन होगा। आपको पूरा चेक नहीं करना, इजीली वे में आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, बाकी आप यूं ही कर लेते। सिर्फ हमें ये देखना है गलत कौन कौन से, उन्हें निकालते जाओ। हो सकता है इसमें बीइंग लिखा होता, लेकिन यहाँ डिस्टर्बिंग लिखा होता और यहाँ डिस्टर्ब्ड होता। हो सकता है कि डिस्टर्ब डिस्टर्ब भी सही होता, लेकिन यहाँ बाय ना होता और वहां बाय होता। और ऐसा भी होता कि दोनों में बाय होता, बट यहाँ यू ना होता और यहाँ पर यू होता, है ना। और ये भी होता तो फिर क्वेश्चन मार्क दिया होता, कुछ तो अलग होता, लेकिन दो सही नहीं होते। बात समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से ना पैसिव को करना है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी जो गलत है उसे निकालते जाओ, छांटते जाओ, और छांटते हुए देखो बहुत इजीली आप कर सकते। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं व्हाइल द अदर किड्स, पहले मैं बता देता हूं, इसमें ये लिखा गया है कि आपको एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिलर के तौर पर फिलअप दिया हुआ है। फिलअप पूरे सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है इन चार ऑप्शन में से ढूंढकर कि कौन सा सही। समझ पा रहे हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। व्हाइल द अदर किड्स प्लेड, ऑब्वियसली हमेशा ध्यान रखना व्हेन और व्हाइल के बाद, एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, इससे रिलेटेड नहीं है। व्हेन और व्हाइल के बाद अगर V2 है तो दूसरा सेंटेंस भी V2 रहेगा या पास्ट में रहेगा, ठीक है। और व्हेन के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है, जस्ट व्हेन के बाद वाला अगर V2 है यानी पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट है तो दूसरा भी प्रेजेंट होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, व्हाइल एक कंडीशनल वर्ड की तरह है, ठीक है। सेंटेंस तो शुरू हुआ यहां से, द अदर किड्स, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, यानी दूसरे बच्चे। प्लेड जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मैंने आपको बताया वाइल के बाद यदि पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होता है। ये वी कौन है, और देखो ये भी कौन है, आ गया कि नहीं आ गया। अब स्टेयर्ड है ऑब्वियसली, फिर आउट ऑफ द विंडो जो है अपना क्या हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लिखा ब्लैक शर्ट, मैंने लिखा व्हाइट हॉर्स, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ब्लैक क्या है, कलर है, और शर्ट क्या है, नाउन है। आपको मैं बता देता हूं, जितने भी कलर होते हैं ना, ये कलर आपके एडजेक्टिव होते हैं। भाई शर्ट कैसी है,
है ना। अब यहाँ पर जो हॉर्स है वो क्या है, और व्हाइट क्या है अपना कलर, और मैंने कहा जितने भी कलर होते हैं वो कौन होते हैं। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, घोड़ा तो है बट घोड़ा है कैसा भाई, सफेद। तो जो कोई भी शब्द किसी नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात क्लियर है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि शायद कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, इसीलिए इतनी बात समझ में आई। लेकिन केवल किसकी विशेषता बताते हैं ये, नाउन यानी चीजों की। डन। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ पर जैसे वर्ब मैं बोलता हूं, अच्छा ये वॉक क्या है, वर्ब है या नहीं, वॉक यानी चलना, राइट यानी हाँ या ना, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर मैं चलना बोल रहा हूं लेकिन चलना किस तरीके से है, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया नहीं। तो चलना एक वर्ब है, और अगर मैं काम को किसी विशेषता के तौर पर बताना चाहता हूं, मैंने कहा वो चलता तो है लेकिन धीरे चलता है, मैंने कहा वो चलता है लेकिन तेज चलता है, मैंने कहा वो चलता तो है लेकिन मटक मटक कर चलता है। हम मानते हैं ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर काम करता है तो हमने वर्ब कह दिया, लेकिन उसके काम करने के तरीके को एक्सप्लेन किया कि वो काम करता तो है, अच्छे ढंग से करता है, बुरे ढंग से करता है। तो ये जो ढंग बताने वाली चीज होती है इसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब की एक पहचान है, इसको ध्यान रखना कि एडवर्ब में सबसे ज्यादा इसको पहचाना किस तरीके से जाता है, तो वो लास्ट में जिसके एलवाई आता है। सुना है, प्रॉपरली, नीटली, कंप्लीटली, हो तो सुना है आपने, ठीक है। तो मैंने कहा वो चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, स्लोली चलता है। कैसे चलता है, स्लोली। देखो, तो पहचान भी बता रही है कि एलवाई, मतलब ये कौन है, एडवर्ब। समझ पा रहे हैं। मैंने कहा राइट प्रॉपरली, सही ढंग से लिखो। तो ये प्रॉपरली में भी आप ध्यान दोगे तो एलवाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये भी कौन है आपका, एडवर्ब। तो पहली चीज, एडवर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की, और एडजेक्टिव बताता है नाउन की। इतना क्लियर। दूसरी चीज ध्यान रखना है, इसकी पहचान क्या है, इसके लास्ट पार्ट में आपको एलवाई दिख रहा है। इतना क्लियर है। अगर एलवाई दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट ये है कि ये वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमता है। वर्ब के इर्द गिर्द मतलब मेन वर्ब आया ना, तो कहां कहां आ सकता है वो मैं आपको बताऊं। जैसे अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब और समथिंग समथिंग आती है ना, तो या तो एडवर्ब कहां आएगा आपका, यहां, या फिर जस्ट इसके पीछे। समझ पा रहे हैं। या फिर मान लीजिए एक और स्थिति ऐसी हो सकती है कि वर्ब के बाद आया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ गया आपका एडवर्ब, लेकिन इससे ज्यादा दूर नहीं जाता, तो वो वर्ब के कहां, इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आई बात समझ में। अब सेंटेंस एक बार पढ़े, मैं आपको समझा। While the other kids played, जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे या खेलते थे, we stared, stared का मतलब होता है घूरना, आउट ऑफ द विंडो, बाहर की तरफ। लेकिन घूरते कैसे थे, देखते कैसे थे, टकटकी लगाकर देखने को स्टेयर्ड कहते हैं। अंडरस्टूड, मतलब एक तो देखते ही रहना। बच्चे खेल रहे हैं, आप सोच लो, खुद इमेजिनेशन कर लो, एक खिड़की पर खड़े होकर बच्चा उसे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, तो कंटिन्यू देखने को आप, घूरने को आप स्टेयर्ड कहते हैं। समझ पा रहे हैं। तो अब कैसे देखता था वो, मिजरेबली, फुलिश, लेजी और साइलेंट। मतलब निराशा भरी नजरों से, फुलिश यानी बेवकूफ, लेजी यानी आलसी, और साइलेंट यानी चुप। बट ये कौन है आपकी, एडजेक्टिव। ये कौन है आपका, एडजेक्टिव। ये कौन है आपका, ये कौन बताएगा कि कौन है आपका, हाँ। और यहाँ कौन है, वर्ब। और वर्ब के पास एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है, तो इनमें सभी में एडवर्ब कौन है, मिजरेबली। तो अपना आंसर कौन होगा, क्लियर है ये चीज, डन है, ये ध्यान रखो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्रिस हेम्सवर्थ सेड, क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा,
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑल ड्रेस्ड अप, सभी तैयार हो गए, एंड नो वे टू गो, और अब कहाँ जाएं ये नहीं पता। कहाँ जाएं कहने का मतलब हम सब तैयार हैं लेकिन जाएं कहाँ, उन्होंने ऐसा कहा। अब समझते हैं इस चीज को। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए यहां कभी भी जो ये नाम आता है ना, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है ध्यान रखना, एक वर्ड आपको ऐसा जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि ये है कौन, क्योंकि पढ़ाया नहीं, बट ऐसे वर्ड के जस्ट पहले जो दिखता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और वो एज इट इज आता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ आप किसी का नाम लिख दो, यहाँ आप किसी के बारे में लिख दो, जो भी शब्द आएगा वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पहली चीज क्लियर हो गई। तो भाई ठीक है। और जो ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है ना, तो इसके स्थान पर हमेशा कौन आता है, not। बात समझ में आई। एक बात और मुझे समझानी है कि क्या होता है कि अगर आपका यहाँ क्वेश्चन में सेड लिखा हुआ है तो इसके आंसर में भी सेड ही आता है, समझना। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए सेड लिखा हुआ है और उसके साथ क्या लिखा है, टू, तो भाई ये जो चीज है ये टोल्ड में चेंज होती है। किस में चेंज हो जाती है, तो अगर टू आया है तो टोल्ड में चेंज होगा, बट अगर खाली आया है तो किसी में चेंज नहीं होगा, एज इट इज होगा। आई बात समझ में। तो चेक करें, ठीक। तो क्रिस हेम्सवर्थ, मैंने कहा ये आगे हमेशा एज इट इज आएगा, तो इसमें क्रिस हेम्सवर्थ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब ये चारों अभी तक सही है। भाई सेड का मैंने कहा अगर टू आएगा तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या इसके साथ टू है, तो मतलब एज इट इज रहेगा। इसमें सेड है क्या, मतलब ये गलत। इसमें है सेड थोड़ी आना है, ये भी गलत। सेज भी नहीं आना, लेकिन इस हो गया, करना ही नहीं है, गारंटी दे रहा हूं करना ही नहीं है, डन, बढ़िया, क्लियर है सेड होता ही नहीं है ना। और ये अभी भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत है, मैं आपको बता देता हूं। और वो कैसे है, क्योंकि ऑल ड्रेस्ड अप, इट्स ओके, ऑल वर यहाँ आंसर आना चाहिए, ये वर यहाँ आना था, लेकिन आपके हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने क्वेश्चन मिस्टेक किया, आंसर यही हो। अब अगर मैं इसे सही कर, इसे गलत बता दूं तो फिर इसे कैसे सही कर सकता हूँ, क्योंकि सेट का है सेट नहीं होता। भाई सेट का सेज होता है क्या, सेट का सेज होता है, तो सेट का सेट जब हम एंट्री कर रहे हैं, जब वही हमें गलत मिल गया तो हम कैसे मान लेंगे। तो इसलिए ये है, लेकिन इसका सही आंसर ऐसा होना था, मैं सिखाऊंगा बाद में आकर, लेकिन आंसर ये भी अभी डाउटफुल है। इसका सही तरीका था ऑल वर ड्रेस्ड अप, बाकी सब सही। यहां वर आना तो इन्होंने नहीं लगाया। आया समझ में, क्लियर। चलिए अब इस वाले को करके बताएंगे आप लोग, ये सोचो, देखो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, कुछ गलती है, उनमें से ढूंढना है। द कुकरी शो जूरी, कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, जूरी मैंने बताया, जूरी क्या होते हैं आपके, जूरी उसे कहते हैं किसको, हाँ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ जजेस, आपके कलेक्शन ऑफ जजेस, यानी बहुत सारे जज होते हैं तो आप किसको कहते हैं, जूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूरी। अब ये जूरी आपने देखा होगा ना, वो जज बैठते हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया, या बहुत सारे ऐसे फंक्शंस या सॉरी प्रोग्राम आते हैं जिनमें जज, लाइव शोज होते हैं ना जिसमें जज करते हैं। तो ये कौन सा शो है भाई, कुकरी शो। कुकरी शो का मतलब है खाना बनाने, है ना, जैसे अभी आता है ना, क्या नाम है उसका, लाफ्टर शेफ वगैरह सब, है ना, वो मूर्ख देखते हैं, मैं आपको बताऊं। तो कुकरी शो जो है ना, यहाँ पर किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है मैं बता देता हूँ। कुकरी शो जो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जूरी है वो किसकी है, कुकरी शो, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है भाई, सब्जेक्ट, डन है। ध्यान से सुना, मैंने आपको बताया है कि ये जो होता है जूरी, ये कौन होता है, कलेक्टिव नाउन, तो ये मैंने लिख दिया कलेक्टिव नाउन। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। और कलेक्टिव नाउन हमेशा कौन सा जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर। और ये हमेशा होता कैसा है, सिंगुलर।
अगर ये सिंगुलर होता है तो ऑब्वियसली हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब ये कंसिस्ट जो लिखा हुआ है ये V1 है, और जो V1 होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। भाई ये कैसा है अपना, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ मेन वर्ब प्लूरल होगी क्या, नहीं, तो यहाँ पर कंसिस्ट नहीं, कंसिस्ट आना चाहिए। तो आंसर कौन सा है भैया, 1, यानी A 1। सेवरल व्हेन नाउन्स नहीं होता, कुक्स तो लिखा हुआ है सेवरल का। अरे भाई मेरे शब्द भी तो जानो, किसको करोगे, सेवरल के बाद, जस्ट अ मोमेंट, सेवरल के बाद नाउन आना चाहिए, तो वो प्लूरल होना चाहिए। सेवरल के बाद ये जो वेल नोन है ना, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, तो इसको प्लूरल करोगे, किसको प्लूरल करोगे, समझो कि कौन सा शब्द है, तो ये तो नहीं, ये है तो प्लूरल। तो आंसर क्या होना चाहिए, कंसिस्ट होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है ये चीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आपको बताना है, बताएं, बताओगे, चलिए, हाँ तो फिर तो सब क्लियर ही हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ध्यान देंगे, इसको पढ़ते हैं डिमिनिश। इसका क्या बताना है आपको, सिनोनिम, सिनोनिम यानी पर्यायवाची। तो ध्यान रखना है, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, कम करना या घटाना, या घटना, घटाना ही लिखो, कम करना या घटाना। ठीक है, अब डिसअपियर का मतलब होता है, हाँ, गायब हो जाना या छिप जाना, है ना, अदृश्य होना, गायब होना। आप खुद बताइएगा इसका पर्यायवाची क्या होगा, यानी सिनोनिम क्या होगा। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, विविध यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग, डाइवर्सिटी है अपने भारत में। डाइवर्सिटी का मतलब है मौसम को लेकर डाइवर्सिटी है, कल्चर को लेकर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्स, डाइवर्स यानी विविध, विविध यानी अलग अलग होना। जैसे हर 10-15 किलोमीटर में भाषा या बोली में परिवर्तित आ जाता है अपने यहाँ, ये डाइवर्सिटी, भिन्नता जिसको आप कहते हैं, भिन्नता, समझ पा रहे हैं ना, ठीक। तो डाइवर्स। डिक्लाइन का मतलब होता है या तो इनकार करना या कम करना। ठीक। डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रस्तुत करना या प्रकट करना, प्रकट करना या प्रस्तुत करना। तो आप मुझे बताइए इसका पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्यों, क्योंकि डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना, और डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, कम करना। क्लियर है, हो गया, चलिए। अब यहां के बाद सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अरे ये तो सेम वही हो गया ना, अच्छा चेंज ही नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर देखो, फिर से हमको सिनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है। अब इसका पर्यायवाची क्या सही होगा, देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सहमति। आपने कंसेंट फॉर्म सुना है, मेडिकल फील्ड में होता है कंसेंट फॉर्म। जैसे किसी का पेशेंट आते हैं या कोई बुरी स्थिति में आते हैं तो कंसेंट फॉर्म होता है, यानी आपसे सहमति ले रहे हैं, कल को अगर कुछ होता है ऑपरेशन के दौरान तो वो आप सहमत हैं कि हाँ भाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है सहमति वाला पत्र, आप उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी कंडीशन। तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, महत्व।
हमारे लिए ट्रीज का सिग्निफिकेंस क्या है, पेड़ों का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, समझ पा रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंस। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति यानी आज्ञा लेना। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप मुझसे 50,000 रुपए लीजिए, लेकिन मेरा ये 4 लाख का काम कर दीजिए, दिस इज माई प्रपोजल टू यू। ये करप्शन कहते हैं एग्जैक्टली, है ना। बट जो मैंने आपको दिया ये प्रपोजल है ना। तो प्रपोजल यानी प्रस्ताव की ये काम ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। उसके बाद अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसर या मौका भी आप कहते हैं ना। अब इसका क्या ढूंढना है भाई आपको, सिनोनिम। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, और परमिशन का मतलब होता है अनुमति। तो सहमति और अनुमति समझ में आ रही है, तो सेम वर्ड इज परमिशन इज रिलेटेड टू द कंसेंट। गॉट इट। उम्मीद करता हूं समझ में नहीं आया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्द में अर्थ बताना है आपको। इंटेंस फॉन्डनेस ऑफ फ्लावर्स। चलो देखें, देखो इंटेंस मतलब क्या होता है, पहले तो इसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इंटेंस का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक। फॉन्ड या फॉन्डनेस, इसको आप अति पसंद भी कह सकते हैं, अति पसंद करना, अति करना या बहुत ज्यादा पसंद होना, पागलपन सा। कुछ ऐसे होते हैं भक्ति में बिल्कुल लीन, जहां मंदिर दिखे वहां अति हो गई। हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हमने ऐसा किया और निकल गए, लेकिन नहीं, वो रुकेंगे, वो देखेंगे। जैसे आप कहीं ट्रैवल करने जाओ तो कुछ लोग होते हैं ना, अति ज्यादा कर लियो। अति से ज्यादा मतलब ये कुछ ज्यादा हो जाना। फॉन्डनेस का मतलब है कोई चीज पसंद तो हो बट वो बहुत ज्यादा हो। बात समझ में है। और भाई फ्लावर का मतलब समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या, फूल। एंड इंटेंस फॉन्डनेस फॉर फ्लावर्स, यानी अति से ज्यादा फूलों को पसंद करना, उसे क्या कहते हैं। इंटेंस का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। इसलिए आईसीसीयू सुना है, इंटेंसिव सुना है कि नहीं सुना है, आईसीयू सुना है, आईसीसीयू नहीं सुना, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, है ना। कैसे बच्चे हो यार, इंटेंसिव वर्ड उसमें नहीं सुना आपने, आईसीयू तो सुना होगा ना, वो आई स्टैंड फॉर इंटेंसिव। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मैंने आपको ऐसे मारा, ये अत्यधिक नहीं था, मतलब ज्यादा प्रेशर करने, बहुत सर ये इंटेंसिव, समझ रहे हैं, मतलब अति। तो अति ज्यादा किसी चीज को पसंद करना, और किस चीज को, फूलों को। तो फूलों को अत्यधिक अत्यधिक पसंद करना उसे क्या कहते हैं, क्या एंथोमेनिया कहते हैं, ड्रोमोमेनिया कहते हैं, नोस्टोमेनिया कहते हैं, एंड फैगोमेनिया। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कभी भी किसी भी शब्द के पीछे यदि मैनिया वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है भाई पागलपन। क्या होता है, पागलपन। पागलपन ऐसे में जो बहुत 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 ज्यादा पसंद है किसी को वो चीज, ये बात क्लियर होगी। तो इतना तो तय है कि फॉन्डनेस यानी पसंद करना अत्यधिक को लेकर ही है। लेकिन एक वर्ड और यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एंथो, एक वर्ड होता है एंथोस, इस वर्ड का मतलब होता है फ्लावर्स। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स। एंथोस का मतलब होता है फूल, और मेनिया का मतलब होता है पागलपन। तो फूलों को पसंद करने वाला या फिर फूलों को पागलों की तरह पसंद करने वाला, उसे क्या कहते हैं, एंथोमेनिया। ड्रोमोमेनिया का मतलब होता है जो ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत पसंद है,
जो एक्सप्लोर करते हैं जगहों को, ट्रैवल करना, एग्जैक्टली ट्रैवल जिसको बहुत पसंद है उसको बोलते हैं अपन ड्रोमोमेनिया। नॉस्टोमेनिया क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिक सुना होगा आपने वर्ड। नॉस्टैल्जिक का मतलब है पुरानी यादें। ऐसा व्यक्ति जो आप जैसे मान लीजिए आप बड़ बनकर या आपके माता पिता कभी घर जाते होंगे तो उनको याद आ जाती होगी कि हम भी छोटे में बचपन में ऐसे थे या थे फलाना था। तो जिसको अपने घर लौटने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, जिसको अपने घर घर लेकिन कौन से? जब उस जहां उसने बचपन बिताया, लेकिन उसकी अत्यधिक इच्छा होती है बहुत ज्यादा, उसे बोलते हैं नॉस्टोमेनिया। एंड फैगोमेनिया एग्जैक्टली इसका थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो गया, लेकिन ये भी इसका आंसर नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या होगा? एंथोमेनिया। एंथोमेनिया क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या बताया है? फ्लावर, और फ्लावर को डिनोट करने के लिए कौन सा वर्ड होता है? एंथोस, और एंथोस ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। तो वैसे एग्जैक्टली एक ही बार में आंसर समझ में आ गया था, और आपने बिना सोचे ही पहले देख लिया होगा कि एंथोमेनिया इज द करेक्ट आंसर। बट एग्जैक्टली मैनिया वर्ड क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। फॉन्डनेस मतलब समझ में आना चाहिए, और इंटेंस मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ये देखिए भाई, ये समझिए, लिव ऑन द एज। लिव ऑन द एज का मतलब है, एज का मतलब क्या होता है? कॉर्नर्स। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई इस लाइन के बाहर मत जाना, ये तुम्हारी लिमिट, लेकिन तुम बिल्कुल यही काम कर रहे हो। मैंने कहा तुम यहाँ काम क्यों नहीं कर रहे हो? दिस इज द सेफेस्ट फॉर यू ना, बट यू आर वर्किंग हियर। आप अपनी लिमिट के बिल्कुल एज पॉइंट पे काम कर रहे हो। मैंने कहा आप इस जगह पर काम कीजिए, आप सेफ हैं, बट फिर भी आप उस एज पर काम कर रहे हैं। एज यानी मान लीजिए मैं चाहूं तो यहाँ खड़े होके भी काम कर सकता हूँ, बट मैं बिल्कुल इस एज पर काम कर रहा हूँ, तो आप क्या है? खतरा है, गिरने के चांसेस हैं। भाई मान लीजिए मैं कुर्सी पर खड़ा होकर भी शायद दीवार को पेंट कर सकता हूँ, बट एग्जैक्टली मैं बाउंड्री वॉल के ऊपर खड़े होकर मैं, तो खतरा है, क्योंकि नो वन इज देयर टू हेल्प मी, मेरे पास मदद करने के लिए कोई है नहीं। मतलब खतरे में जिंदगी डालकर जीना, उसे कहते हैं लिव ऑन द एज। अंडरस्टूड? लिव यानी जीना, एज यानी एकदम ऐसे पॉइंट पर जहां बहुत खतरा है। ठीक है, तो अपने जीवन को बिताना बट खतरे में, जान जा भी सकती है और बच भी सकता है, तो जान जोखिम में डालकर जीना या रहने को आप बोलते हैं लिव ऑन द एज। डन है? ये समझ में आया कि हम ये कह सकते हैं कि खतरे में रहकर जीना, ठीक है, या खतरे में जीना। तो इसको मैं लिख सकता हूं, खतरे में जीवन जीना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्ज है, बहुत ज्यादा, फिर भी वो कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है। इनकम उसकी 10,000, कर्ज उसके जो पर मंथ उसको चुकाना है वो मान लीजिए 20,000, तो ही इज लिव ऑन द एज। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि क्या तुम चुका पाओगे, और उसी कर्ज को उतारने के लिए फिर दूसरा कर्ज होगा, तो वो ऐसी जिंदगी जी रहा है कि भाई, बात समझ पा रहे हैं ये चीज? तो आप समझना, लिव ऑन द एज। ठीक है, टू लिव आउटसाइड द सिटी, इसका मतलब है क्या? शहर के बाहर रहना। इसका मतलब बताना है। टू लिव कॉशली, कॉशली का मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक रहना, या ये तो सावधानी के इसके अपोजिट है, तो सावधानी पूर्वक भी नहीं होगा, है ना? कॉशली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। टू लिव आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर रहना, ये भी नहीं। टू लिव अ रिस्की लाइफ, या टू लिव इन अ फर्निश्ड हाउस, यानी ऐसे घर में रहना जहां काफी ज्यादा सज्जो सामान है, बड़ा सुंदर सुसज्जित घर होना, तो ऐसा भी इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू लिव अ रिस्की लाइफ यानी बहुत ही खतरे में जीवन व्यतीत करना। तो आर्मी पर्सन ऑलवेज लिव्स हिज लाइफ ऑन द एज। जो आर्मी के जो लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, है ना, या सोल्जर ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज लिव्स हिज लाइफ ऑन द एज, इसका मतलब वो अपने जीवन हमेशा रिस्क पे ही जीते हैं। तो क्या वो कैसे जीते हैं? रिस्क पे, यानी एज। डन है? भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये वही आ गया। ये वाला देखिए, क्या लिखा हुआ है कि
गेराल्ड बटलर आस्क्ड कार्लसन, गेराल्ड बटलर ने कार्लसन से पूछा, हैव यू ब्लैंक सच अ वंडरफुल प्लेस बिफोर, क्या तुम कभी इससे पहले ऐसी जगह पर गए हो? सुनना मेरी बात, सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये चलने चाहिए बेटा कि कभी भी हैज और हैव आता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ये बात सभी को क्लियर है। दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और मैंने आपको कहा हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, और उसके लास्ट में कौन आता है? सुनना, ये तो हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, क्लियर है? लेकिन मुझे अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, कौन सा बनाना है? इंटेरोगेटिव। तो इसका एक तरीका होता है, क्या करते हैं, इसको इसकी जगह ले जाते हैं और इसको इसकी जगह, यानी इनको आगे और इसको पीछे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, हैज या हैव अपना हो जाता है आगे, और उसके बाद जाता है अपना कौन? सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में कौन आता है? अपना क्वेश्चन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देखिए, दिख रहा है? आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है या जब कभी भी आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और सब्जेक्ट कहाँ जाता है? पीछे। और ऐसी स्थिति में लेकिन इनमें कोई बदलाव आया क्या? नहीं, सिर्फ डॉट की जगह क्या लगा है? पुश। मतलब कहने का यह है कि यहाँ हैज और हैव आया है तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? भाई इनमें देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, इसमें फर्स्ट है, नहीं आई, इसमें फर्स्ट है, आईएनजी फोर्थ है, इसमें फर्स्ट है, नहीं, इसमें है क्या? आंसर लगाओ, जय श्री राम। क्लियर है ये चीज? तो एवर विजिटेड आना चाहिए। एवर का मतलब है कभी, क्या तुम कभी वहां घूमे हो या कभी तुमने ऐसा किया है? कभी भी पूछते हैं ना तो एवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहाँ है? तो वो हिडन हेल्पिंग वर्ब है, उसमें ऐसा होता है। हो गया? चलिए उसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसका हमें क्या करना है? पैसिव। देखो वही तरीका है, तो मैं आपको सीधे बताऊं, चलेगा? देखो ये शी है अपना, तो कौन है? सब। हैज और हैव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा? रिटर्न है। मैंने जस्ट आपको बताया ना, हैज और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अच्छा, मेन वर्ब के बाद जो भी आता है वो ज्यादातर क्या होता है? टू बुक्स इज एन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? मतलब पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है अपना आगे, हाँ या ना? ठीक। दूसरी चीज इसका पैसिव पता है कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट आएगा, या तो हैज आएगा या हैव, इसके साथ आता है बी, और वर्ब की तो हमेशा पैसिव में कौन सी? थर्ड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कौन आता है? बाय, और लास्ट में कौन आता है? अब समझना, यहां अगर आप देखोगे ना तो ऑब्जेक्ट कौन है अपना? टू बुक्स। फर्स्ट वाले में टू बुक्स है क्या? सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, अभी तक तो चारों सही है। अब भाई जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, लेकिन टू बुक्स दो किताबें मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के लिए कौन लगाते हैं अपन? चलो चेक करें, इसमें हैव है क्या? मतलब एक है, इसमें हैव है, हो सकता है, इसमें हैव है, इसमें हैव है, मतलब आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया भाई? हमें कुछ ज्यादा ही नहीं करना पड़ा, तो कम मिनटों में, कम सेकंड में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हो गया? चलिए अब ये वाला देखिए भाई, हो गया ना चेंज? पढ़ो क्या लिखा हुआ है? द स्कॉर्चिंग हीट वेव। समझा देता हूं, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रचंड। हीट वेव यानी गर्मी, प्रचंड गर्मी हैज लेड टू अ सर्ज इन डिमांड फॉर एयर कंडीशनर्स एंड कूलर्स।
प्रचंड गर्मी ने हैज लेड टू अ सर्ज, यानी मांग बढ़ाती है, बढ़ा देना, क्या बढ़ा, सर्च का मतलब है बढ़ाना, क्या बढ़ाना, डिमांड, यानी मांग। तो प्रचंड गर्मी ने डिमांड बढ़ा दी है किसकी, एयर कंडीशनर्स यानी एसी की, और किसकी, कूलर्स की। विथ मैनी पीपल स्ट्रगलिंग टू कॉप विद हाई टेम्परेचर, इसका मतलब है फिर भी कई लोग जो है अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी से लड़ रहे हैं, मतलब अत्यधिक गर्मी से स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉप का मतलब यहाँ किसी को अगेंस्ट करो, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कर रहा है, झेल ही रहा है ना, तो वही झेलना कॉप है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि आपका सही आंसर क्या होगा, सोचो। पहली बात, स्कॉचिंग हीट वेव पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, हम एक एक वर्ड को चेक करेंगे। जो हीट वेव है ना, ये अपना नाउन है, और स्कॉचिंग यहाँ पर प्रचंड जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है। और मैंने आपको बताया था नाउन के साथ जो भी आता है वो पूरा सब्जेक्ट में ही माना जाता है। भाई यहाँ हैज आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है। और जो लेड है ये किसकी फॉर्म है, लीड की फॉर्म है, जो कि कौन सी है, लेड। और थर्ड भी क्या होती है, लेड। अब ध्यान देना, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, या किसी का नेता बनकर नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर से लीड बना हुआ है, याद रखेंगे लीडर, इसमें ER लगा तो नेतृत्व करना, या किसी चीज को लेकर जाना भी लीड होता है। तो गर्मी, प्रचंड गर्मी क्या लेकर जा रही है भाई, क्या बढ़ा रही है, किसकी डिमांड बढ़ा रही है, एयर कंडीशनर और कूलर की। तो लेड मतलब यहाँ पर बढ़ाना भी होता है, बढ़ाना कह रहा हूँ, लेकर जाना भी होता है। किस चीज को लेकर जा रही है, ऊपर डिमांड को, मांग को लेकर जा रही है। तो ये अपनी कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू अ सर्ज यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्ज का मतलब है कि बढ़ा देना। इन डिमांड, किसकी डिमांड है, एयर कंडीशनर की, ये भी अपना ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट। तो एयर कंडीशनर का प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं क्या हम, बताइए, एयर कंडीशनर का प्लूरल फॉर्म लिखा जा सकता है, बताओ। एयर कंडीशनर का प्लूरल फॉर्म हो सकता है नहीं, एसी को नहीं गिन सकते आप, एसी गिनी नहीं जाती, अरे बताओ गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो, मैंने कहा आपके घर कितनी एसी लगी हुई है, भाई मेरे यहाँ 4 या 5, ठीक है, तो आपने क्या कहा 4 या 5, गिन पा रहे हो ना, तो कैसे मूर्ख इंसान हो, वो प्लूरल नहीं है क्या, तो फिर कैसे कह सकती हो कि प्लूरल हो सकता है नहीं हो सकता है, तो प्लूरल हो सकता है मतलब एयर कंडीशनर सही लिखा हुआ है। कूलर का प्लूरल फॉर्म हो सकता है, प्लूरल उसी का होता है जिसकी गिनती गिन सकते हैं, तो गिनती हो पा रही है, तो इसका मतलब वो क्या प्लूरल फॉर्म उसका किया जा सकता है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना, मैनी के साथ पीपल लग सकता है क्या, ऑब्वियसली, क्योंकि पीपल काउंटेबल है, लोग काउंटेबल है तो मैनी लगता है, जो अनकाउंटेबल है उसके साथ मच लगता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्ट्रगलिंग, क्या हम ING लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं, यहाँ भी कोई टू के साथ कोप, ये जो है ना कोप है, एग्जैक्टली विपरीत, यानी किसी से लड़ना, है ना। विद द हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स, वैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां, टेम्परेचर्स नहीं होना चाहिए था, है ना। टू अ सर्च पूरा एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होता है, और यहाँ हैज लेड लिखा हुआ है, तो यहाँ हैज लेड की जगह खाली लेड आना चाहिए। और ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप का है, रीजन है क्योंकि हैज लेड भी सही है और लेड भी सही है, लेकिन टेंस के हिसाब से खाली लेड आना चाहिए वर्ब की सेकंड। मैं इसे डिस्कस करूंगा आपसे ऑफलाइन, रीजन इसका बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसलिए। चलो, इसमें आंसर वैसे एग्जैक्टली क्या है अपना, हीट वेव हैज लेड नहीं आना चाहिए, खाली क्या आना चाहिए, लेड, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा। वैसे इसमें टेम्परेचर का टेम्परेचर्स नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर का टेम्परेचर्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है तो इट्स ओके। माय फादर हु इज 93 years old has finally agreed to dispose of his ancestral house in India. मेरे पिताजी जो 93 साल के हैं, ये पूरा उन्होंने क्या बना दिया है, सब्जेक्ट। पिताजी एक ही हैं तो सिंगुलर लगाए, मतलब कोई गलती। फाइनली LY वाले मैंने आपको बताया था ना,
कि जो मेन वर्ब होती है उसके आगे और पीछे लगते हैं, मतलब ये कौन है, ये कौन है, वर्ब है ना। अच्छा ठीक है, और एग्री के बाद टू लगता है, ठीक है, तो ये चलता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है भाई बेचना या निकाल देना, बेच देना या निकाल देना या निपट जाना, निपटना नहीं मतलब टपकना नहीं, किसी मामले को निपटा दो आप, जो अभी बहस चल रही थी, मान लीजिए कि आपके बीच में विवाद चल रहा था, उसको निपटा दिया तो हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ। सुनना, आपने किसी चीज को बहुत दिन से बेचने की कोशिश कर रहे थे, फिर बेच दिया, वो भी डिस्पोज ऑफ। समझ पा रहे हैं, मतलब कोई चीज फंसी हो और उसे आप सुलझा दो, बेचकर या निकाल कर या बातों को करके, तो बट उलझी होनी चाहिए लंबे समय से, तो आप डिस्पोज, नहीं तो हम सेलिंग नहीं बोलते, सिर्फ सोल्ड आउट भी बोल सकते थे, है ना। तो यहाँ डिस्पोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई चीज उलझी हो फिर उसके बाद सुलझ गई हो या निकाल दी, बेच दी, तो डिस्पोज हो। उसके जो पिताजी हैं, पिताजी सहमति दे दी है, उनकी जो पूर्वजों का जो घर था, एंसेस्ट्रल हाउस का मतलब होता है पूर्वजों का घर जो भारत में था, वो बेचने को तैयार हो गए, सहमति दे दी। तो फिर इसमें गलती क्या है, गलती ये मेरे दोस्त कि एक वर्ड होता है डिस्पोज, क्या होता है, डिस्पोज, लेकिन डिस्पोज ऑफ होता है या डिस्पोज ऑफ होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये होता है ये, तो भाई इसमें क्या लिखा है, तो ये नहीं आना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, डिस्पोज खाली ऑफ वाला, तो ये नहीं आना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ ऑफ में अंतर ये है कि यहाँ पर ऑफ का मतलब कोई सेंस निकलता ही नहीं, लेकिन इस ऑफ का मतलब यहाँ डिस्पोज के साथ निकलता है, जिसका मतलब होता है बहुत चीज फंसी हुई चीज को निकाल देना है बेसिक, ऐसा ये शब्द ही नहीं, ये है ही नहीं। या खाली डिस्पोज का मतलब होता है, डिस्पोज का मतलब होता है किसी को दफना के गला देना, कुछ कर देना, डिस्पोजल सुने होंगे आप लोगों ने, तो वो डिस्पोज कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्पोज के साथ ऑफ जुड़ता है तो कोई चीज पहले से फंसी हुई है, बहुत विवादों में है, उसको सुलझा दिया गया है या निपटा दिया है या बेच दिया गया है, निकाल दिया गया है, उसे आप डिस्पोज ऑफ कहते हैं, बट वो डबल एफ नहीं होता, सिंगल एफ होता। क्लियर है, तो डिस्पोज ऑफ। तो आज केवल इतना ही क्वेश्चंस है ना, और टाइम भी हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, और ऐसे फिर से अगर वीडियोस जो है वो आने वाले हैं अपने नेक्स्ट सैटरडे को, और हो सकता है हफ्ते में 2 बार भी आए, तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।